नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। भारत को बदनाम कौन कर रहा है और भारत की इज्जत आबरू पर हमला कौन कर रहा है, शुरुआत हम महामहिम युग पुरुष महामानव मोदी जी से करेंगे। बड़ी जोर से एक नारा चला, विश्व गुरु। वो नारा कब उसका गुब्बारा फट गया ये किसी को पता ही नहीं चला। अब गुब्बारे के जो टुकड़े थे वो उधर उधर, आपने देखा होगा गांव में छोटे छोटे बच्चे गुब्बारे के टुकड़े ले लेते हैं, फिर उसमें उंगली फंसाते हैं, फिर हवा भरते हैं और एक इतनी छोटी बड़ी पिटुकिया निकल आती है, फिर उसे हाथ पर रगड़ते हैं तो वो आवाज बड़ी अच्छी देती है। अब इस कंडीशन में प्रधानमंत्री की पोजीशन आ गई। छोटे छोटे देश भी ये कहने लगे कि आ जाओ, हम संसद बहिष्कार कर देंगे। इजराइल कह रहा है, वही इजराइल कह रहा है जिसमें एपिस्टीन की फाइल के संबंध में एक मैसेज आया था कि मोदी डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। ये सब चीजें आखिर कौन करवा रहा है, क्यों हो रही हैं, ये सवाल पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों ने विदेशी मेहमानों के सामने कपड़े उतार दिए, नंगे हो गए। भैया वहां से खबर आ गई है कि संसद में आए तो हम संसद छोड़ देंगे। उन्होंने तो जाने से पहले कह दिया। ये कौन बदनामी होगी। सनातन के ध्वजवाहक बनने के चक्कर में प्रभु श्री राम को उंगली पकड़ के लाए थे, वो तस्वीर सबके सामने। आज शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, सारे शंकराचार्य लड़ रहे हैं। वो एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गंगा स्नान करना क्या सनातन में लिखा नहीं है। वो तो चलो शंकराचार्य हैं, स्वामी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। क्या आम हिंदू को भी आप नहाने से रोक दोगे? तो ये कई चीजें घूम रही हैं। और कल का बयान तो ना बाबा, ना बाबा, माफ करो, मुझे नहीं लगता है कि नॉन बायोलॉजिकल पुरुष इतना। भगवान तो शांत थे, भगवान से तो लोग सवाल करते थे, भगवान मुस्कुरा देते थे। कल वो छवि ये बता रही थी कि अब झोला पैक करने का वक्त आ गया। मैं सर के पास पहुंचूंगा। मेरा पहला सवाल यह है कि आखिर देश को बदनाम कौन कर रहा है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, पिछले 12 सालों में शिव कुमार जी, इस देश की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो छवि का नाश हुआ है, हमारे देश का जो सम्मान पूरी दुनिया में था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता, वहां से शुरू होकर और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति जिनके कामकाज पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्यापन होता है, उनके काम पर इतनी किताबें छप चुकी हैं, उनके विचारों पर, उनके दर्शन पर, कि जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। इस देश का अपमान पूरी दुनिया में कौन कर रहा है, अगर इसका कोई पैमाना देखना हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रति विश्व नेताओं के व्यवहार को देख लीजिए। वो प्रायोजित सम्मान रख दीजिए एक तरफ, जो तमाम देशों के तमगे उनके गले में लटकाए जाते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय हित का मुद्दा आता है, देश के लिए बड़े समझौतों की नौबत आती है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सम्मान को गिरवी रख देते हैं। आपने कहा कि कौन देश का अपमान कर रहा है, कौन व्यक्ति है, कौन राजनीतिक दल है, क्या नरेंद्र मोदी या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी? मुझे नहीं लगता राजनीति विज्ञान का कोई साधारण विद्यार्थी भी इस सवाल में उत्तर देने में एक पल भी लगाएगा। इसका सीधा उत्तर है कि इस देश के सम्मान की मिट्टी पलीद करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 घंटे परिश्रम किया है, बहुत मेहनत की है। वे दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। तभी ये नौबत आई है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के बारे में सारे फैसले
अपनी तरफ से सुना देता है। वो ट्रेड डील का ऐलान कर देता है, वो सीज फायर का ऐलान कर देता है, वो रूस से तेल न खरीदने का फरमान जारी कर देता है। ऐसा लगने लगा है कि भारत की सरकार का अकाल तख्त हो गया है व्हाइट हाउस। जैसे सिखों में अकाल तख्त का जो भी फरमान होता है वो सर्वोपरि माना जाता है, ऐसे ही नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट हाउस अकाल तख्त बन गया है। वहां से जो कह दिया गया उसका पालन करना नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। अब तो ये हालत हो गई है कि नरेंद्र मोदी किसी दूसरे देश के दौरे पर जाने वाले हैं, आधिकारिक यात्रा पर, इसकी सूचना भी वे खुद नहीं दे पा रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं दे रहा, विदेश मंत्रालय नहीं बता रहा। पहली सूचना कौन दे रहा है? इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। वो बता रहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे मित्र इजराइल आने वाले हैं। ये देश का सम्मान। सर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हुआ है, हो रहा है, रोज हो रहा है। अभी जो प्रधानमंत्री इजराइल यात्रा पर जा रहे हैं या शायद आज रवाना हो गए होंगे, इसकी सूचना भारत सरकार ने नहीं दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने बाकायदा कैमरों के सामने माइक पर ऐलान किया कि नरेंद्र मोदी इजराइल आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता था पहले कभी। दूसरा देश को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसके पितृ संगठन और उसके आनुषंगिक संगठन कर रहे हैं। देश की बदनामी तब होती है जब देश भर में अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है। लोगों के घरों में घुसकर उनके फ्रिज चेक करके आप मॉब लिंचिंग करके हत्या कर देते हैं। ट्रेन में, बस में, सड़कों पर बेकसूर मुसलमानों पर भगवा गुंडे, भगवा आतंकवादी कहर बरपा रहे हैं। इससे देश का अपमान होता है। देश का अपमान होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आने पर, उनके मंत्री हरदीप पुरी का नाम 430 बार आने पर एप्स्टीन फाइल्स में, उनकी बेटी को 2400 करोड़ रुपए एप्स्टीन के खासम खास दोस्त की कंपनी द्वारा मिलने पर बदनामी तब होती है। देश का सम्मान तब मटियामेट होता है जब भारत के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में नहीं बुलाया जाता और विदेश मंत्री कई कई दिन तक वॉशिंगटन में डेरा डालकर खाली हाथ लौट आते। देश का अपमान तब होता है जब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी का करियर तबाह कर सकता हूं। कहां आप तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी की? कहां कांग्रेस की तुलना कर रहे हैं? उनकी क्या बिसात है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर सकें? देश को बदनाम करने की कोई हैसियत नहीं है राहुल गांधी की। कांग्रेस पार्टी है कहां इस लायक कि वो देश को रसातल में ले जाने के लिए 18-18 घंटे काम कर सके? वो बीड़ा तो नरेंद्र मोदी ने उठा रखा है। हर विरोध, हर असहमति को सत्ता के जूतों तले कांटेदार बाढ़ और सड़कों पर भाले ठोककर जब दबाया जाता है तब देश की बदनामी होती है दुनिया में। और हम अपने आप को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत तो लोकतंत्र की जननी है, और उस देश में बेकसूर लोग जेल में 5-5 साल से पड़े हुए हैं। बदनामी तब होती इस देश की जब देश का प्रधानमंत्री कह देता है गलवान के बाद, न कोई घुसा है न कोई घुस आया है, न हमारी किसी चौकी पर तीसरे देश का कब्जा है। देश की बदनामी तब होती है जब पुलवामा में आरडीएक्स आने की जांच आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती और देश की राजधानी की पुलिस युवक कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों की टी शर्ट और पोस्टर बरामद करने पर अपनी बहादुरी बताती है। दिल्ली में बम विस्फोट करने वाले, राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट करने वाले लोग और उसके मूल सूत्रधार आज तक पकड़े नहीं जाते। आप टी शर्ट और पोस्टर बरामद करने पर
छाती ठोक रहे हैं। तो देश की बदनामी करने का पूरा जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा रखा है। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनके सांप्रदायिक घृणा से भरे हुए भाषण भी देश को बदनाम करते हैं। प्रधानमंत्री पद को, प्रधानमंत्री की हैसियत को, उसके इकबाल को और देश को बदनाम करने का जितना काम नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रहे हैं, उतना कभी किसी ने नहीं किया और कोई चाह कर भी नहीं कर पाएगा। जी शिव कुमार जी। सर, आपने ये बताया। दूसरा अगला सवाल मेरा ये है कि शंकराचार्य को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। आज उनके समर्थक उनके सामने रो रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुरु इतना कमजोर नहीं है, कहीं पर भी आंच नहीं आएगी। लेकिन इस दौरान कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर सनातन का कारवां लेकर निकली भारतीय जनता पार्टी, 80-20 का जिक्र करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब 80% में भी तोड़फोड़ पर लग गई है। मतलब जो सेकुलर के टाइप के लोग हैं उन्हें छांटने पर लगी है, तुम अलग होइए ताकि हम कह सकें कि हमारे साथ असली भगवा है। लेकिन सोशल मीडिया पर कहर मचा हुआ है। उनके ही इन्फ्लुएंसर दो फाड़ हो गए हैं और वो कहीं अलग नहीं है। अगर दर्शक भ्रमित हो रहे हो तो अलग नहीं है, वो अपने ही ग्रुपों में दो फाड़ हैं। एक योगी ग्रुप में है, एक मोदी ग्रुप में। एक यूजीसी का विरोध कर रहा है, एक राहुल गांधी का विरोध कर रहा है। आप दोनों चीजें समझिए, एक योगी आदित्यनाथ का विरोध कर रहा है, एक नरेंद्र मोदी का। वो अलग नहीं हुए हैं। अगर ये भ्रम कोई पाले तो पाले, बिल्कुल अलग नहीं। ऐसे में ये दो फाड़ क्या हमारे सनातन का भी सत्यानाश करके ही मानेंगे? हमारा सनातन तो गंगा जमुनी तहजीब, हमारा सनातन कभी नहीं कहता किसी धर्म का अपमान करो। हमारा सनातन कभी नहीं कहता कि गौ हत्या करो और बीफ का कारोबार बढ़ा दो। आप गौ को बचाकर बीफ का कारोबार बढ़ा कैसे, ये कोई गणित आज तक मुझे नहीं बता पाया, ना इस पर कोई चर्चा है। लेकिन सर यहां फिर मैं एक सवाल मेरा वही आएगा, ना तो शंकराचार्य पर सब जगह डिबेट हो रही है, इस इजराइल वाली बात पे क्यों डिबेट नहीं हो रही? ये तो विश्व स्तरीय हमारा मामला बिगड़ेगा। सनातन दो फाड़ हो रहा है, ये कोई डिबेट नहीं कर रहा है। शंकराचार्य गिरफ्तार कब होंगे, ये बहस का मुद्दा है। ये कोई नहीं पूछ रहा शंकराचार्य पर इतनी जल्दी एफआईआर करने की आवश्यकता क्या थी, ये कोई नहीं कह रहा। इस एफआईआर के पीछे कौन है? देखिए, इस एफआईआर के पीछे वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, योगी आदित्यनाथ से कोई सवाल पूछे। पहले बीफ की जरा सी बात कर लें, फिर सनातन और शंकराचार्य पर आएंगे। बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। एक तरफ तो भगवा पट्टाधारी गुंडे, मवाली गाय की रक्षा के नाम पर गौ रक्षक बने घूम रहे हैं और बेकसूरों को मार रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी के ही राज में भारत सबसे बड़े बीफ निर्यातकों में शामिल हो गया है। लेकिन उससे आगे जो जानकारी देना चाह रहा हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देने वालों में देश के बड़े बड़े बीफ निर्यातक ही शामिल हैं। आज ही द वायर ने इसका खुलासा किया है कि बीजेपी के खाते में औपचारिक रूप से जो चंदा आया है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बीफ एक्सपोर्टर्स का है। और हमारे भोले भाले सनातनी दर्शक ये भी जान लें कि इस देश में जितने कत्ल खाने हैं, जितने स्लॉटर हाउस हैं, उनमें से ज्यादातर के मालिक हिंदू हैं, सबरवाल हैं, अग्रवाल हैं। और आपके उत्तर प्रदेश के ही एक पूर्व विधायक संगीत सोम के बारे में बाकायदा ये समाजवादी पार्टी के एक नेता ने आरोप लगाया था कि वे भी स्लॉटर हाउस के मालिक रहे हैं। सहारनपुर में एक कत्लखाना था, बाकायदा उसमें कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी गई थी। ये बात शायद 5-7 साल पुरानी है, खूब वायरल हुई थी। संगीत सोम डायरेक्टर, चिट्ठी लिखी गई थी कि हमको सालाना 5,000 ज्यादा पशु काटने की अनुमति दी जाए। इसका खुलासा एनडीटीवी ने किया था उस वक्त। तो बीफ के मामले में इनका पाखंड
इस तरह सामने आ जाता है कि सबसे ज्यादा बीफ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में निर्यात हो रहा है। बीफ एक्सपोर्टर्स मोदी और बीजेपी के फंडर हैं, उनको दान देने वाले, चंदा देने वाले। अब जहां तक सवाल शंकराचार्य के सम्मान का है, दुनिया में शायद ही कोई धर्म हो जिस धर्म में उसके सबसे बड़े प्रतिनिधि को इस तरह अपमानित किया जा रहा हो, और वो भी दूसरे धर्म के लोग नहीं कर रहे। ऐसा तो है नहीं कि शंकराचार्य के खिलाफ मुसलमानों ने कोई मोर्चा खोल रखा है या ईसाइयों ने, बौद्धों ने उनके खिलाफ एफआईआर करवाई है। एफआईआर हो रही है हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी के राज में, एक भगवाधारी तथा कथित योगी के राज्य में, उत्तर प्रदेश में। एफआईआर कराने वाला भी एक भगवाधारी है जिसके खिलाफ 33 मुकदमे हैं, जो खुद हिस्ट्री सीटर है, और पॉक्सो एक्ट लग रहा है बाल यौन शोषण का। जो तारीख, जो घटनाक्रम, जो समय बताया जा रहा है, उस तारीख और घटनाक्रम में शंकराचार्य कह चुके हैं, मैं तो कैमरे की जद में था, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, शिविर में अंदर वे गए ही नहीं। पुलिस प्रशासन, मीडिया के कैमरे, सब कुछ वहां थे। जिन नाबालिग बालकों से रिपोर्ट लिखवाई गई है वे कभी वहां आए नहीं। इतनी सारी चीजें उन्होंने कह दी हैं, और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो मैं इसका प्रतिरोध नहीं करूंगा। इस एक घटना से आप अंदाजा लगा लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ, ये सब लोग किस तरह सनातन धर्म और उसके सर्वोच्च प्रतीकों को नष्ट करने में तुले हुए हैं। वरना कोई वजह नहीं है कि एक शंकराचार्य के खिलाफ इस तरह का मुकदमा दर्ज हो, वो भी अदालत के आदेश पर। उसमें भी इतनी सारी खामियां हैं, बड़े बड़े वकीलों ने उसको देखकर बताया है कि ये एफआईआर ही नहीं हो सकती इस तरह से, कोर्ट को इस तरह से आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रक्रियागत खामियां हैं उसमें, तथ्यात्मक खामियां हैं। लेकिन ऐसा करके बीजेपी, मोदी, शाह और योगी असल में सनातन धर्म की जो परंपरा है उसे नष्ट करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि इस धर्म में उनसे बड़ा किसी को माना जाए। कौन शंकराचार्य? काहे के जगत गुरु? हम है ना अवतार, और अवतार क्रमांक 2 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसलिए ये सारी चीजें सोची समझी साजिश हैं। आपने समाज में बंटवारे की बात कही, जो नारा लगाते थे बटोगे तो कटोगे, उन्होंने हिंदू समाज को ही कितना बांट दिया ये देख लीजिए। यूजीसी के नाम पर किस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, उसमें कौन है आमने सामने? उसमें तो मुसलमान नहीं है सामने, उसमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है, वो तो हिंदू वर्सेस हिंदू ही है। सवर्ण तथा कथित सवर्ण विरुद्ध दलित, आदिवासी और ओबीसी। इस बंटवारे का जिम्मेदार कौन है? एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि यूजीसी के नए नियमों को स्वीकार कर लेना चाहिए, जो नीचे गिरे हुए हैं उन्हें उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ उन्हीं के लोग जो कल तक नरेंद्र मोदी के अंधभक्त थे, वे मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं। मोहन भागवत आज कह रहे हैं हमारे संघ ने तो हिंदुत्व की राजनीति ही नहीं की कभी। 100 साल तक हिंदुत्व के नाम पर इस देश की रगों में जहर घोला गया, और आज 100वें साल मोहन भागवत कह रहे हैं कि संघ का हिंदुत्व की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सर फिर यहाँ तो एक सवाल और हो गया सर यार, सवाल फिर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कहाँ है, जो संघ की परिकल्पना है? फिर तो वो आज खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात है, यही तो पाखंड समझना है। देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये लोग महानतम धूर्त पाखंडी हैं। ये जो कहते हैं उसका उलट करते हैं। एक बार शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर कोई संघ का स्वयंसेवक उत्तर दिशा में जाने की बात कहे तो उसे उत्तर दिशा छोड़कर बाकी दिशाओं में देख ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो जो कह रहा है वो तो करेगा ही नहीं। उसकी नफरत की राजनीति के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको ये लोग आजकल अपने सिर पर उठाए घूम रहे हैं,
उनके लिखित पत्र हैं, दस्तावेजी प्रमाण है। सरदार पटेल ने कहा था कि संघ की नफरत की राजनीति के चलते ही बापू की हत्या हुई है, आप लोग जिम्मेदार हैं उनकी हत्या के लिए। आज भी संघ वही कर रहा है। संघ परिवार, उसके आनुषंगिक संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह की नफरत देश में पैदा कर रहे हैं, कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह देशद्रोही बता रहे हैं, वो आने वाले समय में उसी दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं जैसे आजादी से पहले समाज को विभाजित किया था इन लोगों ने। तो मेरा मानना यह है कि अब अति हो गई है देश के अपमान की, सनातन के अपमान की, समाज में भाईचारे को खत्म करने की, विभाजन की नींव और गहरी करने का जो काम बीजेपी और मोदी शाह कर रहे हैं, वो देश पर बहुत भारी पड़ने वाला है। जी शिव कुमार सर, बस अंतिम छोटा सा एक सवाल, ये सब जो व्यवस्थाएं बना दी और उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी संसद में नहीं बोले, अब इजराइल में बोलने के इतने आतुर क्यों? क्या जो बोलने की ललक है वो पूरी नहीं हुई? राज्यसभा में जमकर बोले, कल मेरठ में आपने देखा जमकर बोले, उससे पहले एआई समिट में जमकर बोले, और कल तो वो 2 बार बोले, पहले मन की बात की, फिर मेरठ बात की, फिर वहां बात की। हालांकि वो मन की बात तो रिकॉर्ड हो जाती है, वो तो एपिसोड पहले ही रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो व्यक्ति अपनी संसद में ना बोलता हो, वो इजराइल की संसद में बोलने के लिए इतना आतुर क्यों? बड़ा गंभीर सर सवाल है। अपनी संसद से बिदक कर जाने वाला व्यक्ति इजराइल की संसद को आतुर क्यों? देखिए, इजराइल की यात्रा वैसे ही सवालों के घेरे में है, खास तौर से एप्स्टीन फाइल्स के। छोटी सी और मेरी एक टिप्पणी बहुत जल्दी आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है इजराइल के प्रधानमंत्री और ट्रंप का बड़ा याराना है और इधर वो यार हाथ नहीं रखने दे रहा है? वो सुबह 4 बजे उठे तो 4 बजे कहता है कि देखो तो भारत पर कुछ है खबर, ऐसे उठका इधर उधर देखा तो कुछ, उन्हें कहा लिख दो मैसेज, कर दो टाइप, 5% और बढ़ाते हैं। अच्छा, वो पाकिस्तान की सीज भाई पे एक संदेश डाल दो। तो क्या ये रोकने की कोई कवायद है? देखिए रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन इजराइल जाना इसलिए सवालों के घेरे में है कि एप्स्टीन फाइल्स में कई ऐसी बातें आई हैं जिसमें नरेंद्र मोदी का नाम 33 बार है। उसमें इजराइल यात्रा का जिक्र है 4 से 6 अप्रैल 2017। उसके बाद 9 अप्रैल का एप्स्टीन का मेल है स्टीव बैनन को, व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति के प्रधान रणनीतिकार को। उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बात भी याद है देश को कि इजराइल जाकर नाचे गाए नरेंद्र मोदी, काम हो गया, मोदी ऑन बोर्ड। इन सारी चीजों के बीच उनका इस वक्त इजराइल जाना सचमुच सवाल खड़े कर रहा है। वे अपनी मर्जी से इजराइल जा रहे हैं या कहीं ऊपर से हुक्म है? कहीं ऐसा तो नहीं व्हाइट हाउस ने कहा हो कि जाइए इजराइल, दौरा करके आइए और जो हम कह रहे हैं वो वहां पर दस्तखत करके आइए। कुछ माल असबाब खरीदना हो, कोई सौदा करना हो, हथियार खरीदने हो, टेक्नोलॉजी पेगासस टाइप की वो कोई चीज लेनी हो, तो हो सकता है उसके लिए उनकी ये यात्रा हो रही हो। जहां तक संसद का सवाल है, कल तो उन्होंने स्वीकार कर लिया आपके मेरठ में, जब उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महिला सांसदों को आगे कर दिया था और प्रधानमंत्री की कुर्सी को महिला सांसदों से घेर कर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। यानी एक तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, कबूल कर लिया कि वे महिला सांसदों के डर से उस दिन लोकसभा में नहीं आए थे। यद्यपि उनका यह बयान बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है। महिला सांसद कोई कठपुतली नहीं है, देश की संसद में चुनकर गई लोकसभा में बैठने वाली महिलाएं कांग्रेस पार्टी या नेता प्रतिपक्ष के हाथ की कठपुतली नहीं है। वे अपने विवेक से भी विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं, वे अपने विवेक से भी प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्रेजरी बेंच के सामने जाकर खड़ी हो सकती हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं तो समझ में आ जाता है कि वे बहुत डरे हुए हैं और इसी डर के कारण 3 महिला सांसदों से डरकर उस दिन लोकसभा में नहीं आए थे। अब देखते हैं इजराइल में वे क्या बोलते हैं, वहां की संसद में टेलीप्रॉम्प्टर देखकर कौन सा ज्ञान बांटते हैं। लेकिन इस वक्त उनकी ये यात्रा
विदेश नीति और कूटनीति किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है। जिस इजराइल के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपराधी घोषित कर रखा है, मोस्ट वांटेड कर रखा है, जो व्यक्ति दुनिया के तमाम देशों में जा नहीं सकता, बेंजामिन नेतन्याहू, यूरोप के तमाम देशों ने उसके आने पर ममानियत कर रखी है, रोक जैसी लगा रखी है। आप खुद चलकर वहां जा रहे हैं, गाजा में नरसंहार का इतना बड़ा आरोपी, उससे गलबैयां करने जा रहे हैं। तो सवाल तो उठेंगे ही कि कहीं एप्स्टीन फाइल्स का असर तो नहीं है इस विदेश यात्रा में। जी शिव कुमार। नहीं, बिल्कुल सर, आपने कई उत्तर दिए हैं और कई तरीके के संदेह भी क्रिएट किए हैं कि आखिर जब पूरा विश्व में एक व्यक्ति को अपराधी घोषित किया गया हो, कई देश उसे आने से रोक रहे हो, तो हमारे प्रधानमंत्री वहां जाने को इतने आतुर क्यों हैं? जिस संसद ने ये कह दिया कि आप आओगे तो हम विपक्ष के लोग आपकी बात सुनने संसद में नहीं आएंगे। तब अगर कहीं आपका विरोध हो रहा है, भारत की संसद तो है नहीं भैया, यहां तो मजबूरी है, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन जिस संसद के आधे सांसद ये कह रहे हो सांसद कि आप आए तो हम नहीं सुनेंगे आपकी बात, फिर भी ऐसी क्या मजबूरी है? इस देश की जनता को तो बताना पड़ेगा। कोई पूछे न पूछे, लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी और शिव कुमार तो पूछेंगे और सवाल करेंगे, क्योंकि ये अधिकार हमें हमारे कार्य के मुताबिक मिला हुआ है। सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।